In the name of Allah, the most merciful, the most beneficent, may mercy, peace, and blessings of Almighty Allah be upon all of you. Welcome you all, students of BS and MA English, those who have been learning American literature. So today, in our this lecture series, we have brought here another topic: major themes in Sylvia Plath's poetry. ये क्वेश्चन आपको पता है स्टूडेंट्स यूजुअली यू फेस इन योर एनुअल एग्जामिनेशंस, और उसके लिए ये एक मेजर क्वेश्चन है और ये बहुत ही आता है बिकॉज दिस इज़ अ जनरल क्वेश्चन फ्रॉम सिल्विया प्लैथ्स पोइट्री, और this is an expected question for all of you. Before going to learn about the themes today, again, in other lectures, we already have done this. We already have introduced Sylvia Plath, but this is a very short introduction into our first slide, and then we are going to learn the major themes in Sylvia Plath's poetry. वो भी पढ़ेंगे, और आज जो है वो आपको यहाँ से ये अंदाज़ा भी होगा कि एनुअल एग्जामिनेशंस में जब हम एक क्वेश्चन को क्रैक करते हैं, उसको अटेम्प्ट करते हैं आंसर शीट के ऊपर, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा और कौन से जो है वो टिप्स चाहिए, कौन सी चीज़ें चाहिए जो कि ज़रूरी होती हैं अटेम्प्ट करने के लिए. तो दिस इज़ एग्जैक्ट आंसर हाउ यू आर गोइंग टू describe how you're going to write in your annual examination paper. Let's first introduce about Sylvia Plath. Sylvia Plath was an American poet best known for her novel The Bell Jar and for her poetry collections The Colossus and Ariel. सल्विया प्लैथ बहुत ही मशहूर अमेरिकन पोइट हैं. उन्होंने जो है वो एक नावल द बेल जार लिखा, और इसके बाद इसकी कलेक्शन है पोइट्री की द कॉलोसिस और एरियल के नाम से जो है. तो yes, here it is. Sylvia Plath was an American novelist and poet. Plath met and married British poet Ted Hughes. Although the two latter split, the depressive Plath committed suicide in 1963, got awards after her death. In 1982, Plath became the first person to win a posthumous Pulitzer Prize. सल्विया प्लैथ ये अमेरिकन नॉवलिस्ट और पोइट हैं, और प्लैथ जो है वो मिली और शादी की जो है वो टेड हक से, और बाद में उनमें अलहदगी भी हुई. और ये डिप्रेसिव प्लैथ जो है उन्होंने बाद में सुसाइड की 1963 में. उसने जो है वो फिर अवार्ड्स भी हासिल किए डेथ के बाद. इन 1982 प्लैथ को जो है वो पॉस्ट्यूमस पुलित्जर प्राइज़ मिला, और ये पहला पॉस्ट्यूमस पुलित्जर प्राइज़ था. Let me tell you what is a Pulitzer Prize. Pulitzer Prize is actually the most meritorious award by American Literary Society. ये अमेरिकन लिटरेरी सोसाइटी का सबसे बड़ा जो है वो एक लिटरेरी अवार्ड है, और पॉस्टमस कहते हैं मरने के बाद. तो ये पहली खातून थी जिनको मरने के बाद पुलित्जर प्राइज़ जो है वो अवार्ड दिया गया. इसके बाद बहुत सारे और लिटरेरी फिगर्स हैं, बट शी वाज द फर्स्ट. Plath was gifted and troubled poet known for the confessional style of her work. इसके जो बहुत सारा काम है वो कन्फेशनल स्टाइल ऑफ वर्क है. कन्फेशनल कहते हैं कि एतराफ़ी काम जो है, जिसमें इसने एतराफ़ की अपनी ज़िंदगी के हवाले से, अपनी ज़िंदगी के ऊपर बहुत सारी चीज़ें जो है वो एतराफ़ी लिखा हुआ है. Her interest in writing emerged at an early age. After publishing a number of works, Plath won a scholarship to Smith College in 1950s. और इसका जाहिर सी बात है लिटरेचर में जो इंटरेस्ट था वो बचपन से था, और इसी वजह से इसको प्लैथ को जो स्कॉलरशिप जो है स्मिथ कॉलेज 1950 में जो है वो अपनी लिटरेरी खिदमात की वजह से मिला था. Let's talk about which is our today's topic, that is major themes in Sylvia Plath's poetry. Students, you're supposed to describe how I have given here points. और आप देखें जब हम themes की बात कर रहे होते हैं तो उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो मायने खेज होती हैं, ज़रूरी होती हैं. So you are supposed to write in your examinations like this. अब यहाँ पे जैसे कि देखें, प्लैथ रोट लार्जली इन स्टाइल ऑफ कन्फेशनल पोइट्री. बहुत ज़्यादा जो है वो इसने कन्फेशनल पोइट्री जो है वो लिखी हुई है. कन्फेशनल पोइट्री मैं पहले आपको बता चुका कि जो है एतराफ़ी शायरी इसने लिखी है. हाईली पर्सनल जॉनरा.
एक हाईली जो है वो अपनी ज़ाती ज़िंदगी से मिला जुला काम जो है वो, दैट as its name suggests, reveals intense internal emotions. As a genre, it often focuses on extreme experiences of emotion and taboo subjects such as sexuality, mental illness, trauma, and death or suicide. इसने जो है वो बहुत ज़्यादा इसका जो फोकस था अपने पर्सनल जो है वो ज़िंदगी के ऊपर, इमोशंस के ऊपर इसने लिखा, और टैबू सब्जेक्ट्स के ऊपर। टैबू सब्जेक्ट्स कहते हैं कि ममनुआ मज़ामीन के ऊपर इसने लिखा, जिसमें सेक्सुअलिटी जैसे कि है, जहनी बीमारी होती है, ट्रामा जो है वो शॉक एक जो होता है जिसमें इंसान को पता नहीं लग रहा होता है, डेथ और सुसाइड खुदकुशी के ऊपर। ये टॉपिक से ज़्यादातर थीम्स हैं सल्विया प्लैथ्स के पोइट्री के अंदर। Much of Plath's writing deals with fairly dark themes. इसने बहुत ज़्यादा जो काम बहुत सारी चीज़ें लिखी वो डार्क थीम्स हैं, यानी बहुत सारे पहलू जो है इसके वो डार्कर हैं, particularly surrounding mental illness and suicide, जो कि जहनी जो है बीमारी और ख़ुदकुशी के ऊपर इसने लिखा हुआ है। Her more famous works, such as The Bell Jar and Ariel, are fully immersed in intense themes of death, rage, despair, love, and redemption. इसके जो मशहूर काम हैं जैसे कि द बेल जार एक नावल है, एरियल है, इसमें इसने जो थीम्स लिखे हैं वो डेथ के ऊपर, मौत के ऊपर, और फिर जो है वो बहुत ज़्यादा रेज जिसमें ये सफ़र कर रही है, मायूसी के ऊपर, प्यार के ऊपर, और रिडेम्पशन यानी जो है वो पछतावा, पछतावा जो है वो उसने शो किया है अपनी पोइट्री के अंदर या काम के अंदर। Her own experiences with depression and suicide attempts, as well as the treatments for it that she endured, color much of her writing. Although it is not solely autobiographical, और इसके जो बहुत सारे इसके काम हैं जो वो सुसाइड और डिप्रेशन के ऊपर इसने लिखे हैं, हालांकि ऑटोबायोग्राफिकल नहीं है मगर इसकी पर्सनल लाइफ से ताल्लुक ज़रूर रखते हैं। हियर आई हैव ब्रॉट फॉर यू द मेजर थीम्स। वो ये मेजर थीम्स मैंने देखे हैं जो कि हम पोइट्री पढ़ चुके हैं सिल्विया प्लैथ की, उसमें मुझे जो मिले, दीज आर 5 मेजर थीम्स इनटू हर पोइट्री। नंबर 1 इज डेथ एंड सुसाइड। इसके ऊपर इसने लिखा है रीबर्थ, यानी मरने के बाद की जिंदगी के ऊपर लिखा है इसने। जेंडर एंड ऑपरेशन के ऊपर इसने लिखा है। कन्फेशनल पोइट्री है ये जो है, और अगेंस्ट द इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज, ये जो है वो इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज के भी बहुत ज़्यादा खिलाफ थी। तो दीज आर सम ऑफ द मेजर थीम्स इनटू हर पोइट्री और लिटरेरी वर्क। उसमें नंबर 1 जो है वो आज पढ़ लेते हैं, वो है डेथ एंड सुसाइड। इसने इसका बहुत सारा जो है वो काम वो डेथ और सुसाइड के ऊपर बहुत ज़्यादा है। आपको पता है कि इसने सुसाइड भी किया था। सो हिज वर्क इज़ dominated into the thoughts of death and suicide. Her poetic thoughts and ideas are complex and difficult to understand for an average reader. Her poetic style is also perplexing and disturbing. इसके जो बहुत सारे जो ख्यालात हैं, जो सोच है, वो बहुत मुश्किल है जो रीडर है, एवरेज रीडर जो है वो उसको समझने के लिए। और उसके लिए जो है ये स्टाइल भी बड़ा जो है वो डिस्टर्बिंग हो सकता है जिस स्टाइल में इसने लिखा है। That's why it becomes hard for the student to drive the exact meanings of her poems. और ये बहुत मुश्किल है एक स्टूडेंट के लिए कि उसकी पोएम से मायने निकले, बिकॉज दिस इज अ मच डिफिकल्ट वर्क, perplexing as well to drive easily the meaning. However, the glimpses of her personal life experiences are very much evident in her poems. मगर जो है वो अगर हम जो है एक छोटी सी जो है वो अगर इसकी ज़िंदगी के अंदर झांकते हैं, ग्लिम्सेस यानी झांकना, तो वहाँ पे इसकी पर्सनल जो है एक्सपीरियंसेस लाइफ के बहुत ज़्यादा हमें पोम्स के अंदर मिलते हैं। और वो कौन सी पोम्स हैं जिसमें इसके पर्सनल एक्सपीरियंसेस मिलते हैं, ये पोम्स जो है वो हमारे एमए और बीए इंग्लिश के अंदर भी हैं। वो हैं एरियल, मॉर्निंग सॉन्ग, द बी मीटिंग, लेरी लेजारस, यू आर, or even the arrival of the bee box. These are some of the poems in which we could see that there is her personal experience of her life. Let's study
In her poem Ariel, Sylvia regularly uses morbid, dark, and violent images. Morbid कहते हैं अफसुर्दा. सल्विया ने एरियल पोएम के अंदर जो है वो अफसुर्दा, डार्क और बहुत ही जो है वो झगड़ालू इमेजेस के ऊपर, वायलेंट इमेजेस के ऊपर इसने लिखा है. सच एज हार्ड डिस्क्रिप्शन ऑफ बेरीज, जिस तरह से अगर बेरीज की बात कर रही, जो बेर होते हैं, इसको इसने कैसे बयान किया है. वो कह रही हैं कि ब्लैक स्वीट ब्लड माउथफुल्स, काला जो है मीठा ब्लड मुंह से भरा हुआ. लुक एट द डार्कनेस एंड मॉर्बिड थॉट इन हर पोएम, दैट सिर्फ बेरीज जो बेर है एक आम सा, उसको इसने कितना डार्कर यहाँ पे पेश किया हुआ है. Later the speaker unpeels the dead hands, dead astringencies, another dark and glary image. और फिर देखें स्पीकर जो है ना बहुत सारे पोएम के अंदर इसी एरियल के अंदर वर्ड्स यूज़ करता है, जैसे कि हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं हम अपने दूसरे लेक्चर्स के अंदर. अनपील का वर्ड इस्तेमाल करता है, यानी नेकेड, डेड हैंड्स, मरे हुए हाथ, डेड स्ट्रेंजेंसीज, मरी हुई जो है सख्तियाँ. अनदर डार्क एंड ग्लोरी इमेज, और बहुत ही डार्क और गौरी इमेज जो है वो हमें इसके पोइट्री के अंदर मिलता है. By the end of the poem, she describes herself as suicidal. और इसी एरियल पोएम के अंदर आखिर में suicidal का वर्ड इस्तेमाल करती हैं, reminding the reader that in order to create a new life, a new self, the old self must be killed. Like here it is an example. The dew that flies suicidal at one with the drive. अब ये देखें, कह रही हैं ड्यू यानी शबनम के कतरे ऐसे बिखरे हुए हैं, फ्लाइज उड़ रहे हैं, सुसाइडल एट वन विद द ड्राइव, एक ही दम से जैसे कि कोई खुदकशी कर ले. सो इट इज़ वेरी इजी फॉर हिम फॉर हर टू गेट suicide or suicidal thoughts or ideas in her life. So this is a very easier work, easier action which could she perform in her life. यहाँ पे जो है आप वो सुसाइड की देखें किस तरह से वो बात कर रही है. फिर जो है वो आ जाते हैं. थ्रू आउट लेडी लजारस, सल्विया यूजेस एक्सटेंडेड मेटाफर ऑफ डेथ एंड रिजरेक्शन. फिर अगर पोम जो है वो लेडी लजारस की बात करें तो सिल्विया प्लाथ जो है वो बहुत ही ज़्यादा मेटाफर का इस्तेमाल करते हुए डेथ की बात करती हैं और रिजरेक्शन की बात करती हैं. रिजरेक्शन यानी ज़िंदगी के बाद दोबारा से ज़िंदा होना. टू एक्सप्रेस हर ओन पर्सनल सफरिंग्स, और अपनी जो पर्सनल जो उसकी तकालीफ में वो गिरी हुई है उसकी बात करती हैं. शी वॉन्ट्स टू डाई and so the efforts of those who want to save her. और ये मरना चाहती हैं और जो इसको बचा रहे हैं वो इसको किस तरह से प्रटेंड कर रही है, किस कैसे यहाँ पे पोर्ट्रे कर रही है. whether loved ones or doctors or whoever else feel to speaker like selfish controlling acts committed against her wishes. और कह रही है कि वो जो है ना बहुत ही सेल्फिश लोग हैं जो इसको बचा रहे हैं, कि इसकी जो ख्वाहिश है सुसाइड करने की, इसको अपनी ख्वाहिश पूरी करने नहीं दे रहे. Thus the reader can interpret the poem as the mussings of suicidal mind. अब मसिंग कहते हैं ख्यालात में गुम. ये बिल्कुल जो है वो सुसाइडल माइंड यानी जो खुदकशी वाले जो सोच है उसमें ये गुम है. with death being alternatively presented as freedom, and she considers death as freedom. और मौत को जो है ये फ्रीडम तस्वर कर रही है, escape from suffering and the achievement of sort of peace. और ये जो है पीस हासिल करना चाहती है, अमन हासिल करना चाहती है अपनी ज़िंदगी में, और सुसाइड करते हुए ये कह रही है कि ये हासिल कर सकती है. She considers it as an art of life and considers suicide or dying is like an art. अब यहाँ पे देखें लेडी लजारस में जो है वो इसने कैसे दिया हुआ, डाइंग इज एन आर्ट लाइक एवरीथिंग एल्स, आई डू इट एक्सेप्शनली वेल. अब यहाँ पे कह रही है कि जो डेथ है ये इसके लिए एक आर्ट है, और ये कह रही है कि इसमें ये बहुत अच्छी है, ये इसको आर्ट बहुत अच्छा आता है, यानी मरना.
सो स्टूडेंट्स, एक और चीज़ आप यहाँ पे नोट करें कि आप जब बहुत सारे थीम्स अपने आंसर में लिख रहे हैं, तो आपने जो है वो इसी तरह से कोट ज़रूर करना है। यू मस्ट कोट सम ऑफ द पोएट्री लाइंस इन योर आंसर सो दैट योर आंसर शुड हैव बीन मच मोर प्रोडक्टिव। और फिर अब देखें, शी डिस्क्राइब्स डेथ एज काइंड ऑफ calmness। अपने मौत को ये एक बिल्कुल खामोशी महसूस करती है। फॉर इंस्टेंस व्हेन द स्पीकर डिस्क्राइब्स हर सेकंड सुसाइड अटेम्प्ट इन लेडी लजारस। अब जैसे कि हम पढ़ आए हैं अपने दूसरे लेक्चर्स के अंदर कि लेडी लजारस के अंदर ये कह रही है कि इसने बहुत सारे अटेम्प्ट किए, कोशिशें की हैं सुसाइड की। और वहाँ पे इसने क्या बात की है, द इमेजरी अवॉक्स द पीसफुलनेस ऑफ द सी। The speaker tells the reader she rocked shut, alluding to the rhythmic, calming waves of ocean. Alluding कहते हैं इशारा करना। तो ये वहाँ पे इमेजेस पेश कर रही कि जैसे खामोश समंदर हो, और वहाँ पे बात कर रही है कि हर चीज़ खामोश हो, alluding to the rhythmic calming waves of the ocean। और इशारा कर रही है कि जैसे खामोश लहरें एक समंदर के ऊपर उभरती हैं होती हैं, तो ये मौत इसके लिए इस तरह से है। ये लेडी लेजारस पोम के अंदर ये बातें कर रही है। while the worms or maggots, और जो वर्म्स होते हैं, जो कीड़े होते हैं, मैगट्स यानी छोटे छोटे कीड़े होते हैं, that invade a decaying corpse are depicted as pearls। ये कह रही ये जो है एक मरी हुई जो बॉडी को ये कीड़े जो खा जाते हैं मिट्टी के अंदर, ये उसको पर्ल्स की मानंद। देखिए यहाँ पे एक हद कर दी हुई है पोएट ने कि she presents the idea that those small insects inside the decaying corpse, uh, those are like pearls for her। वो इसके लिए ऐसे है जैसे मोती हों। So we could see here clearly how she describes and talks about death and suicide in her poetry. Here is another point, students, in Sylvia Plath's poem, and that is rebirth. She talks about rebirth in her poetry. Sylvia compares herself to Lazarus, a biblical reference to a man Jesus raised from the dead, telling the reader that she has died multiple times and is, in fact, dead when the poem begins. However, through external forces, the speaker is brought back to life time and time again. For Lazarus, this resurrection was a joyous event, and one might assume that all such resurrections would be happy. Thus, it is a thought of rebirth in her poetry. She has portrayed at various times in her literary works. अब यहाँ पे सिल्विया प्लाथ जो है वो कंपेयर कर रही हैं खुद को उस लेजारस जो है एक करेक्टर है बाइबल के अंदर, जिसमें जो है वो जीसस जो है रेफरेंस है कि किसी को मरे हुए बंदे को उठाता है, ज़िंदा करता है। उस लेजारस वो उसका जो है करेक्टर है। तो ये खुद को उस लेजारस से कंपेयर कर रही है और बता रही है रीडर्स को कि ये बहुत बार मर चुकी है, और इनफैक्ट ये जो है ना पहले से मरी हुई है। जब ये बात कर रही है पहले से डेड है। हाउएवर, थ्रू एक्सटर्नल फोर्सेस, मगर बाहर से पता लग रहा है कि ये जो है ना मतलब दोबारा से ज़िंदगी में आ जाती है, फिर से जो है वो मरने के बाद ज़िंदा हो जाती है। और लेज़ारस जो है वो हिज रिजरेक्शन यानी मौत के बाद की ज़िंदगी जो है, ये इसके लिए बहुत ही मज़े का बायस है। और ये ख़ुद को जो अस्यूम कर रही कि ये जो मरने के बाद ज़िंदा होती है, ये इसका खुशी का बायस बनता है, और ये इसी वजह से बार बार मरना चाहती है। As it is there in her poetry, I have done it again, 1 year in every 10 I manage it। So आप देखें कि ये कह रही है कि मैं बार बार करती हूँ, और यानी बार बार ये काम करती हूँ मरने वाला, सुसाइड वाला। 1 year in every 10, यानी हर 10वें में से जो है वो 1 साल। आई मैनेज इट, मगर फिर से मैं ज़िंदा हो जाती हूँ। मैनेज इट का मतलब यहाँ पे यही है कि ये फिर से ज़िंदा हो जाती हैं।
Again, students, number 3, gender and oppression. This is actually one of the themes in Sylvia Plath's poetry. Lady Lazarus is told from the perspective of a woman in a male dominated society, and the speaker directly blames her suffering on the men whom she sees as oppressing her. Sylvia uses many examples from the history how women have been degraded by men. अब जैसे कि लेडी लजारस के अंदर इसने बात की है कि ये सोसाइटी जो है वो मर्दों की है, और बहुत सारे एग्जांपल्स दिए हैं कि जिसमें कॉन्टेक्स्ट भी दिए हैं, हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट दिए हैं कि जिसमें औरतों को के ऊपर जुल्म किया गया है। उसमें एक हवाला जो है यहाँ पे एरियल पोएम के अंदर जो है वो दे रहा है राइटर। एग्जांपल, वाइट गॉडिवा आई अनपील, डेड हैंड्स डेड स्ट्रिंजेंसीज। यानी यहाँ पे ये देखें, वाइट बिल्कुल सफ़ेद, गॉडिवा, ये गॉडिवा का हवाला दिया। एक जो है वो पुरानी जो है वो मिथ है, एक पुरानी स्टोरी है जिसमें मैंने पहले भी आपको पढ़ाया था पोम के अंदर कि गॉडिवा जो है वो अपने एक बिल्कुल ही वाइट कलर की सफ़ेद, और उसको अपने हस्बैंड ने कहा कि जो है वो मैं तभी जो है वो टैक्सेस लोगों के माफ़ करूँगा अगर वो उसके अंदर इतनी हिम्मत हो कि वो अनपील हो के नेकेड हो के लोगों के सामने घोड़े पे चढ़ के जाए बाज़ार में। सो शी डिड इट, उस औरत ने, गॉडीवा ने ऐसा किया और वो जो है वो देवता बन गई लोगों की। तो उसने ये आई अनपील, यानी ये कह रही कि गॉडीवा, यानी यहाँ पे आई अनपील का मतलब ये है कि सल्विया प्लैथ कह रही कि मैं वैसी नेकेड नहीं हूँ, मतलब मैं वैसी कमज़ोर नहीं हूँ दूसरों की तरह, या गॉडीवा की तरह जो बहुत ही कमज़ोर थी, डेड हैंड्स डेड स्ट्रिंजेंसीज, उसके हाथ मरे हुए थे और वो बिल्कुल ही हर चीज़ में जकड़ी हुई थी, बट शी इज़ नॉट लाइक दैट। सो यहाँ पे अगर हम देखें इस पोम के अंदर, शी कंसीडर्स women एज वेरी feeble in her poems. She gives here context of Godiva in which she tries to express that she was powerless and feeble in front of her husband. She obeyed and submitted before the wish of her husband. She portrays that this is a male chauvinistic society. मेल chauvinistic society का मतलब है कि जहाँ पे मेल dominant हो, where women are used as an ornament for their embellishments in the society, जहाँ पे औरतों को सिर्फ जो है वो ऑर्नामेंट यानी जेवर के तौर पे इस्तेमाल किया जाता हो अपनी सोसाइटी में सजाने के लिए, एम्बेलिशमेंट्स यानी सजाना। Women are treated as thing of joy for their lives, and most of the time this happens that women are used uh, as a thing of joy for their lives. So this is actually the theme we find in Sylvia Plath's poetry. Again, this is not number third, this is number fourth, confessional poetry. We see Sylvia Plath has written poetry in confessional manner. On one side, Sylvia says that dying is an art and it's manageable for her. और ये एक तरफ से तो कह रही हैं कि डाइंग जो है, मरना जो है, वो इसके लिए एक आर्ट है और ये आर्ट ये बखूबी जानती है. On the other hand, she confesses the suffering of her life in the following words. फिर वो सफरिंग की बात करती है, कन्फेस करती है, मानती है कि इसकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा दुख और दर्द हैं. जैसे कि in Lady Lazarus she says, for the eyeing of my scares there is a charge, for the hearing of my heart it really goes, and there is a charge, a very large charge, for a word or a touch or a bit of blood. यहाँ पे ये देखिए, ये कह रही कि फॉर, मैं इसकी ट्रांसलेशन कर लेता हूँ थोड़ी सी ताकि ये आपको समझ आए कि कन्फेशनल कैसे है. और स्टूडेंट्स आप यहाँ पे देखें, इसी तरह से जब आप थीम्स लिख रहे हैं पोइट्री के या किसी भी हवाले से, तो आपने यहाँ पे थोड़ा बहुत जो उधर से कोट करना होगा फॉर द सपोर्ट ऑफ योर आंसर, एंड दिस इज़ वेरी इंसेंशियल, और ये आपको जो है वो इसमें बहुत ज़्यादा मार्क्स मिलेंगी. For the eyeing of
फॉर द आइंग ऑफ माई स्केयर्स देयर इज़ अ चार्ज, यानी कि जब आँखों की बात का आ रही है, उसकी जो है वो खौफ की बात आ रही है, तो ये डर भी जाती है, आँखों के जो बहुत सारे कलर्स स्केयर्स, डर जो है खौफ देखते हुए। फॉर द हेयरिंग ऑफ माई हार्ट, जब ये अपने दिल को सुनती है तो ये खौफ ज़दा हो जाती है, इट रियली गोज़, और ये बिल्कुल डर सी जाती है। एंड देयर इज़ अ चार्ज, और इसमें डर है, इसके लिए खौफ है, इसके लिए वेरी लार्ज, बहुत ज़्यादा डर है, खौफ है। फॉर अ वर्ड आर अ टच, उसके लिए जो अल्फाज हैं, वो चीज़ों को जब वो देख रही होती है, आर अ बिट ऑफ ब्लड, या वो जो खून बहुत सारा देख रही होती है बिखरा हुआ, तो ये बहुत डर सी जाती है। अब ये देखें, these words are actually expressing that she is scared. She confesses that she is suffering. She is in pain. So, as the speaker even charges audience for access to her, not only are people able to watch the speaker suffer, but they are also able to actively participate in her suffering. People's fascination with others' pain and lack of empathy seemingly known no bounds. At the same time, the speaker herself goes seem to find some sense of empowerment from this spectacle, complicating the notion of it as purely exploitative or degrading. The speaker clearly feels oppressed by a society that objectifies her, and in a way decides to use that objectification to her advantage by charging for access to her pain. So you see in this paragraph, a writer says that how she is exploited in the society, in the how the pain is there in her life, which is sympathetic, and people actually are fascinated by her pain. और यहाँ पे देखें कि ये कह रही है कि भाई ये बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में होती है, और लोग जो है इसकी तकलीफ़ें देख के मज़े ले रहे होते हैं। सो शी टॉक्स अबाउट हर सफरिंग्स, we could say her poetry is totally confessional poetry, in a confessional style she has written um, here. So this is one of, and here is another, we could say, theme out of her poems, antagonist to traditions. She is actually antagonist to traditions. Especially she is antagonist to the institution of marriage. ये marriage के institution के बहुत ख़िलाफ़, क्योंकि इसके खुद जो है वो marriage जो है वो successful नहीं हुई. Even Western world में, if we could say, if we see this institution is not thought as good as we Asians do. So she has expressed the very stern thoughts against the institution of marriage. Let's read how she has described this all in her poems. She has also presented the theme of marriage in this poem. इसने जो है वो पोम के अंदर मैरिज इंस्टीट्यूशन का भी जो है एक थीम दिया है. शी वांट्स टू से दैट मैरिज इज द बॉन्ड ऑफ टू लेवल्स ऑफ ह्यूमन पर्सनालिटी. ये कि मैरिज जो है वो ये ह्यूमन पर्सनालिटी जो है, इंसान की जो पर्सनालिटी है, दो तरह से जो है वो उसके ताल्लुक हैं. वन इज़ फिजिकल एंड सेकंड इज स्पिरिचुअल. एक फिजिकल है और दूसरा स्पिरिचुअल है, रूहानी है. शी इज़ ऑफ द व्यू दैट फिडेलिटी इज़ अ बेसिक पैशन. फिडेलिटी कहते हैं वफादारी. ये कह रहे कि इस इंस्टीट्यूशन का, मैरिज का जो बुनियादी जो चीज़ है, बुनियादी जो पैशन है, पैशन कहते हैं जो जज्बा है, वो है वफादारी of marriage. But unfortunately, she could never get this passion from her husband. मगर ये कह रही कि इसको वो जज्बा अपने husband से नहीं मिला. Her husband Ted Hughes proved to be faithless to her and fell in love affair with other women
और इस ये कभी भी इसके साथ टेड हग वफादार नहीं रहा और हमेशा दूसरी औरतों के साथ अफेयर्स उसके चलते रहे. This behavior of infidelity caused of a great shock and depression of her mentally and physically. और ये जो नावफादारी का जो पहलू है ये इसको मेंटली और फिजिकली बहुत इसको इसके लिए टॉर्चर का बायस बनाया है. She has very beautifully depicted such kind of brutal behavior and mental torture of men to women in her poem Morning Song. और इस तरह की इसने बात जो मॉर्निंग सॉन्ग के अंदर भी की हुई है. She in way condemns the institution of marriage in her poetry. She expresses her exhaustion from her unsuccessful married life as she says, I am exhausted, I am exhausted. The B meeting. The B meeting के अंदर ये कई बार जो है वो ये words इस्तेमाल कर रही है कि I am exhausted. She is totally exhausted from this married life. So we could say this is one of the themes in her work that we find that she is totally against the traditional way of life. So this is all about the students. Hopefully this would have been very informative for all of you for your exams. I hope उम्मीद करता हूँ कि ये लेक्चर जो है वो बहुत ही अच्छा होगा आप सबके लिए. और जब स्पेशली आप जब जो है वो ये क्वेश्चन जो है अटेम्प्ट कर रहे हैं तो आप जहन में रखें हाउ आई हैव डिस्क्राइब थिंग्स. मैंने बहुत सारे कोट किए हुए हैं मुख्तलिफ पोम्स के जो है वो अपने आंसर के अंदर. तो आपने भी इसी तरह से इनको कोट करना है. थैंक यू वेरी मच. अल्लाह हाफिज़. अस्सलाम वालेकुम.